और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा। अंधेरे में वो मुझे कमजोर सी लग रही थी, फिर भी आज़ाद होने के ख्याल से उसमें एक नई ताकत सी आ गई और वो मेरे सहारे के बगैर चढ़ाई चढ़ने लगी। ढलान पर ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। हम लुढ़कते झुककर दौड़ते हुए ढलान के नीचे समंदर में उतर गए और फिर मैं उसे वहां से भी निकाल कर अपने साथ साहिल से हटकर जंगल में ले आया। उसका सांस फूला हुआ था। वो कुछ देर दम लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर मैंने उसे उसकी इजाजत न दी और बाजू से थाम कर कहा, सोनिया, जहां पल भर का आराम तुम्हें हमेशा के लिए मौत के मुंह में झोंक सकता है। वो उठकर चलने लगी। वो खामोश थी। उसका सांस चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे खड्ड नालों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से गुजारता मैं उसे अतब से होता हुआ उस चट्टान के दामन में ले आया, जहां बाएं जानिब गहरे गड्ढे के पास खड्ड के किनारे पर मिट्टी का वो कुदरती तोदा था जिसके अंदर मैंने उसके लिए एक लहद खोद रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं आगे आगे झाड़ियों और घास को परे हटाता चल रहा था। तोते के पहलू में आकर मैं अपनी कमीनगाह के शिगाफ वाली खुश्क झाड़ियों के पास बैठ गया। वो भी बेदम होकर गिर पड़ी। मैंने झाड़ियां एक तरफ हटाई, शिगाफ में से गुजरकर लहद के अंदर गया। अंदर से 2 नारियल उठाए, बाहर आकर उन्हें तोड़ा और एक नारियल का प्याला सोनिया को देकर कहा, इसे पी लो। उसने नारियल का प्याला होंठों से लगाया और गटागट पी गई। मैंने भी नारियल का पानी पी लिया। उसने अंधेरे में शिगाफ की तरफ देखकर कहा, क्या तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रहना होगा। अंधेरे में उसकी सफेद और स्याह आंखें मुझ पर जम गईं। उसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसे जजीरे में कैद है जहाँ से फरार होना बहुत मुश्किल है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी। मैंने उसे ये बिल्कुल न बताया कि मिस्र में उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है। उसने लंबा सांस भरकर कहा, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक अंडमान के इस जजीरे पर इसराइलियों का अमल दखल है तो उन्होंने इसके गिर्द सख्त पहरा लगा रखा होगा। उनके लॉन्च दिन रात गश्त करते होंगे। मेरे साथ तुमने अपनी जिंदगी को भी नाहक दाव पर लगा दिया है। जब तक पीछे से हमें कोई मदद नहीं पहुंचती, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, हमें पीछे से कभी मदद नहीं आया करती। मैं जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ तक निकाल लाया हूँ। अब खुदा ने चाहा तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल कर ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी हिम्मत और सब्र इस्तकामत की जरूरत है। सोनिया आहिस्ता से बोली, इससे मुझे हर हालत में काम लेना ही पड़ेगा। अगरचे यहूदियों ने मुझ पर इतने जुल्म तोड़े हैं कि मेरा सारा जिस्म एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, शाबाश, बस मुझे यही चाहिए। मैंने शिगाफ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा उस वक्त तक जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई इंतजाम नहीं कर लेता। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी। एक बात तुम्हें अपने जहन में रखनी होगी कि तुम्हारे फरार का थोड़ी देर बाद ही यहूदियों को इल्म हो जाएगा। उसके साथ ही इस जजीरे पर एक तूफान बर्पा हो सकता है। यहाँ जितनी फोर्स मौजूद है वो सब की सब तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। वो इस गड्ढे और मिट्टी के तोते के पास भी आ सकते हैं। तुम्हें दिन के वक्त किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना होगा। अंधेरा होने के बाद बेहद एहतियात और पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तुम इस लहद से चंद लम्हों के लिए बाहर निकल सकती हो। यूं समझ लो कि मौत से बचने के लिए तुम्हें कुछ रोज कब्र के अंदर गुजारने होंगे। क्या तुम इस पर अमल कर सकोगी? सोनिया ने कहा, मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक हिदायत पर अमल करूंगी। मैंने उसे बताया कि मैंने लहद में नारियल जमा कर रखे हैं और उसे ये भी तसल्ली दी कि मैं उसके लिए रात को किसी भी वक्त कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। मैंने उसे अपना पिस्तौल और चाकू भी दे दिया और कहा कि वो उसे अपनी हिफाजत के लिए पास रखे। फिर मैं रेंगता हुआ शिगाफ में से गुजर कर लहद में चला गया। सोनिया भी मेरे पीछे पीछे रेंगती हुई अंदर आ गई। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ भी नजर न आया, फिर हमें एक दूसरे के जिस्म, बाजू, सर और आंखें नजर आने लगी। सोनिया कच्ची दीवार से लगकर बैठ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शिगाफ में झाड़ियों के बीच से तुम्हें ताजी हवा अंदर आती रहेगी। तुम यहाँ घबराओगी तो नहीं? अगर वो अपने मकान के ड्राइंग रूम से उठकर सीधी वहां आई होती तो शायद दहशत के मारे चीख मार कर बाहर निकल पड़ती, लेकिन वो न जाने कितनी अजियतें बर्दाश्त करके आई थी कि इस तंगो तारीख लहद के कोने में भी ऐसे इत्मीनान से बैठी थी जैसे ये उसके घर का ड्राइंग रूम हो। कहने लगी, मुझे एक ही तशवीश है और वो ये कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करने में कामयाब हो सकोगे जो हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द पकड़ दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो काफी हद तक ठीक कह रही थी, लेकिन मैं किसी सूरत में भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जल्द ही कर लूंगा और अगर कुछ भी न हुआ तो यहूदियों की कोई मोटर लॉन्च अगवा करके यहाँ से निकल जाऊंगा। सोनिया कहने लगी, मोटर लॉन्च दिन के वक्त ऊपर से देखी जा सकेगी। यहूदियों के पास 2 छोटे जहाज भी हैं। उन जहाजों पर से वो हमें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे या हमारी मोटर लॉन्च को दस्ती बम फेंक कर तबाह कर देंगे। इस बात का मुझे पहले ख्याल नहीं आया था। खैर, मैंने कहा, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि दिन के वक्त किसी हालत में भी इस लहद से बाहर मत निकलना
रात को मैं एक चक्कर जरूर लगा जाया करूंगा। अगर किसी रात में ना आया तो समझ देना कि कोई ऐसी मुश्किल पड़ गई है कि मैं बस्ती से निकल नहीं सकता। अब जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फरार का इल्म हो जाने से पहले पहले मैं वापस बस्ती में पहुंचना चाहता हूँ। मैं कल रात को आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं सोनिया को अल्लाह के हवाले करके लहद के शिकाफ से रेंग कर बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने शिकाफ के आगे झाड़ियां, दरख्तों की टहनियां और घास फूस इस तरह से डाल दिया कि अंदर ताज़ा हवा भी जाती रहे और बाहर से अगर कोई खड्ड में नीचे उतर कर देखे तो उसे मालूम भी न हो सके कि यहाँ कोई शिकाफ है। खड्ड के किनारे पर से होता हुआ मैं गड्ढे के पीछे से होकर जंगल में आते ही तेज तेज वापस चलने लगा। रात काफी गुजर चुकी थी। जंगल में दूर एक उल्लू 2 बार बोलकर चुप हो गया। जिस वक्त मैं बस्ती में पहुंचा रात ढलना शुरू हो गई थी। मैं केले के झुंडों की तरफ से होकर उपलों के ढेर के करीब से गुजरता हुआ अपनी झोंपड़ी में आकर इस तरह टाट पर बैठ गया जैसे किसी ने मुझे वहां गिरा दिया हो। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा और किस कदर खतरनाक कारनामा सर अंजाम दिया है। मैंने अपने पांव पर बंधा हुआ कपड़ा उतार दिया। ये कपड़ा जगह जगह से फट गया था। उन्हें मैंने कोने में संदूक के नीचे दबा दिया। मेरी कोहनियां और घुटने छिल गए थे जिनमें से खून रिस रहा था। हाथों और पिंडलियों पर हल्की हल्की खराशें थी। मैंने अंधेरे में ही अपनी बुशर्ट उतार कर देखी कि उन पर कहीं खून के धब्बे तो नहीं है। बुशर्ट पर चाक के करीब एक तरफ मुझे स्याह धब्बा दिखाई दिया। ये यकीनन खून का धब्बा था। मैंने फैसला कर लिया कि इसे जला देना चाहिए। मैं बुशर्ट हाथ में लिए खामोशी से झोंपड़ी से बाहर आ गया। एक झोंपड़ी के आगे उपलों का एक अलाव आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा था। उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैं झोंपड़ी में वापस गया और संदूक के नीचे से वो कपड़ा भी उठा लाया जिसे मैंने पांव पर बांध रखा था। मैं किसी किस्म का निशान अपनी झोंपड़ी में नहीं रखना चाहता था। मैं अलाव के पास आया और छड़ी से आग को कुरेदा। हवा लगने से आग रोशन हो गई। मैंने बुशर्ट और फटे हुए कपड़ों को आग पर रखकर इधर उधर से ताजा उपले लेकर उसके ऊपर लगा दिए। फिर दोबारा फूंके मारी। उपलों ने आग पकड़ ली। मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। चंद लम्हों के बाद उठकर अलाव पर एक निगाह डाली। अलाव जल रहा था। बस्ती के लोग रात को मच्छरों और दूसरे हजरातुल अर्ज से महफूज रहने के लिए झोंपड़ों के आगे कहीं कहीं रात को आग जरूर जलाया करते थे। मैंने निक्कर उतार कर कोने में रखी और अपना वही मद्रासी लिबास यानी धोती और गले में जनेऊ डाला और टाट पर लेट गया। मुझे मालूम था कि दिन के निकलते ही एक तूफान मच जाएगा। हो सकता है जजीरे के एटमी कॉम्प्लेक्स की जानिब से दिन निकलने से पहले पहले शोर की आवाजें आना शुरू हो जाएं। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कान उधर ही लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उधर से किसी खतरे का अलार्म या किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैं हमतंगोश किसी भी खतरे की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। रात सुनसान और खामोश थी। थकावट की वजह से किसी वक्त मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। मुझे सोनिया का भी ख्याल आ रहा था। अगर वो घबरा कर लहद से बाहर निकल आती है तो फिर उसके साथ मेरी मौत भी यकीनी थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चाकू था जो दादा रम्या का था और वो सुराग रसानों को मुझ तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ मुझे ये ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह जब सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी मैडम को ये पता चल जाएगा कि सोनिया फरार हो गए हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए गए हैं तो वो ये तो शायद यकीन कर लेगी कि मैंने ही उसे गायब किया है, मगर अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड यहूदियों का खून शायद वो बर्दाश्त न करे। मैंने उसे लाख कहा भी कि मुझे सोनिया को उसकी राह से हटाने के लिए इन संतरियों को हलाक करना पड़ा। तब भी खतरा था कि वो किसी कमजोर जज्बे के ज़रिए असर अपने खामत को ये सब कुछ न बता दे। मैंने जैसे एक दस्ती बम का सेफ्टी पिन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया था। मैं उठकर बैठ गया। यहूदी मैडम मेरे लिए खतरे का शदीद निशान बन गई थी। अगर मैं उसे ये बताता हूँ कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सोनिया फरार हो चुकी थी, तब भी वो अपने खावत को बता सकती थी कि फरार की रात मैं वहां पर गया था। बहर सूरत वो एक कमजोर औरत थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उसे अपना हमराज बनाकर कितनी बड़ी गलती की थी। हकीकत यह है कि 2 यहूदी संतरियों का खून कर देने के बाद मुझे मैडम की वफादारी और राजदारी पर शुबा होने लगा था। वो किसी भी जज्बाती कमजोरी में आकर सहूनी कौमी जज्बे के तहत अपने खावत को मेरे बारे में बता सकती थी कि मैंने ही सोनिया को मंत्रों के जरिए गायब करने के लिए 2 यहूदियों को हलाक किया है। इसमें अपने खावत की जानिब से उसे किसी मजम्मत या लानत बलामत की भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपनी खामत की मोहब्बत के जज्बे में आकर किया था। उसका तो अपनी खामत को सिर्फ इतना बताना ही काफी था कि सोनिया को मैंने गायब किया है, या अगर वो सिर्फ यही कह देती कि संतरियों को मैंने मारा है तो मेरे अलमनाक अंजाम का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। नींद जो पहले आ रही थी अब बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मुझे झोंपड़ी के अंदर घबराहट सी महसूस होने लगी। मैं उठकर झोंपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। ताज़ा हवा ने मुझ पर खुशगवार असर किया। मेरा जहन तेजी से मैडम के बारे में गौर कर रहा था। इस सोच विचार की कई शाखें, कई रास्ते बन गए थे। मैं जिस रास्ते पर भी जाता उस नतीजे पर पहुंचता कि अब मैडम का जिंदा रहना भी मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकता है। तो क्या मुझे मैडम को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए?
ये भी जरूरी हो गया था। मैं वापस झोंपड़ी में आकर लेट गया और मैडम को हमेशा के लिए खामोश कर देने की महज़ब और मोहतात तरकीबों पर गौर करने लगा। मैडम की मौत से तूफान के अंदर एक तूफान उठ सकता था। इसके लिए मुझे इंतहाई होशमंदी और आला तरीन प्लानिंग की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो अध खुले दरवाजे में से झोंपड़ी के अंदर धूप आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने सबसे पहले उपलों के अलाव को देखा। वो जल कर राख हो चुका था और उसके साथ मेरी बुशर्ट और पाँव वाला कपड़ा भी जल चुका था। मैंने आस्तीन उठाकर कोहनियों को देखा। वहां खून जम गया था। पिंडलियों पर चंद एक खराशें भी थीं, मगर उससे मेरी धोती ने छुपा रखा था। रम्या की बीवी सुखमनी चूल्हे के सामने बैठी रोटी पका रही थी। बेजार हसीना संथा पास ही बैठी देगची मांज रही थी। दादा रम्या नारियल पीते हुए झोंपड़ी से निकला और मुझे देखकर बोला, बेटा आज फिर तुम देर से उठी हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोटी चाय तैयार है। इन लोगों की तरफ से संथा के साथ ब्याह करने के लिए दबाव भी बढ़ रहा था। ये एक अलग रोमांटिक ट्रैक चल रहा था जिससे मुझे जरा सी भी दिलचस्पी न थी। मैं मुंह हाथ धोकर सुखमनी के पास बैठ गया। उसने खुश होकर कहा, बेटा आज संथा तुम्हारे लिए खुद कॉफी बनाएगी। मैंने संथा की तरफ देखा। वो खामोशी से सर झुकाए देगची मांजने में लगी हुई थी। कमाल है, इस लड़की पर किसी बात का असर नहीं होता। दिन में बोलती भी शायद एक आध बार ही थी। मेरे लिए उसका ये सर्द और बेजान और बेअमल रवैया बहुत मुफीद था। अगर वो तेज तर्रार होती तो मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकती थी। मैंने सुखमनी से कहा, माताजी तब तो मैं बड़े शौक से कॉफी पीऊंगा। दादा रम्या नारियल पीते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उन लोगों से सिर्फ 1 महीने की मजीद मोहलत ले रखी थी। बहाना ये बनाया था कि अभी अपनी पहली बीवी का ख्याल किसी वक्त मुझे उदास कर देता है। दादा रम्या इसलिए खामोश था कि उसे मालूम था कि मुझे रहना तो वही है। आज नहीं तो कल मुझे उसकी बेटी से ब्याह करना ही पड़ेगा। इतने में समंदर की तरफ से 2-3 मोटर लॉन्चों के तेज तेज गुजरने की आवाजें आईं। फिर एक छोटा जहाज शोर मचाता गड़गड़ाता बस्ती के ऊपर से गुजर गया। दादा रम्या ने नारियल मुंह से हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, आज सुबह सुबह ही हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। मैं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोनिया के फरार का पता चल गया था और सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई थी। फिर अचानक ऊपर तले 4 धमाकों की आवाज आई। ये तोप के गोलों की आवाज थी जो शायद समंदर में कहीं फेंके गए थे। दादा रम्या और उसकी बीवी सुखमनी भी चौंक गए। बस्ती के दूसरे लोग भी झोंपड़ी से बाहर आ गए। ये धमाका कैसा था दादा? क्या लड़ाई शुरू हो गई है? सब हैरान और मुतफक्किर थे। मैं भी उनके साथ हैरान सा खड़ा था। उसके बाद मशीन गन के कई ब्रस्टों के धमाके फजा में गूंज गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो बेजार और सर्द और बेजान लड़की संथा भी बर्तन छोड़कर अपने बाप के पास आकर खड़ी हो गई। इतने में सिक्योरिटी फोर्स के 15-20 बावर्दी सिपाही लंबे लंबे डग भरते स्टेन गन्ने हाथों में लिए बस्ती में दाखिल हो गए। जो आदमी जहां खड़ा था वहीं डर के मारे बैठ गया। मैं भी दादा रम्या के पास ही जमीन पर बैठ गया। दूसरे आदमियों की तरह मैंने भी अपने हाथ आजिजाना अंदाज में बांध रखे थे। ये मरतूब धूप में जले हुए सुर्ख चेहरों वाले सिक्योरिटी फोर्स के इसराइली मसल्ला सिपाही थे, जिन्होंने आते ही बस्ती के लोगों को बेदर्दी से ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने झोंपड़ी में घुसकर तकरीबन सारा सामान बाहर फेंक दिया। औरतें सहम कर बैठ गईं, बच्चे रोने लगे। मर्द हाथ बांधे फटी फटी आंखों से ये देखते और रहम की भीख मांग रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई सवाल करता। मैं जानता था ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। मैं भी हाथ बांधे तमिल और हिंदी जबान में उनसे बार बार रहम की दरखास्त कर रहा था। वो तूफान की तरह आए और सारी बस्ती को उलट पलट करके आंधी की तरह गुजर गए। जब लोगों को कुछ होश आया तो वो आपस में हैरानी से सर हिलाते हुए चिमगोइयां करने लगी। औरतें बिखरा हुआ सामान, उल्टे पड़े बर्तन समेटने और बच्चों को संभालने लगी। दादा रम्या ने उठकर आदमियों को शांत रहने की अपील की और कहा, भाइयों जरूर बाहर से किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। ये लोग दुश्मन की तलाश में यहाँ आए होंगे, सब ठीक हो जाएगा। रम्या की बीवी भी अपने टूटे हुए चूल्हे की ईंटें दोबारा जोड़ रही थी। संथा खामोशी से बाहर बिखरे हुए मैले कपड़े उठाकर झोंपड़ी में रख रही थी। सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर गहरी खामोशी छाई थी। मैं मामूल की तरह जूता बाहर उतार कर बंगले में दाखिल हुआ तो देखा कि नाश्ते की मेज पर कोई नहीं था। तमिल नौकरानी चूल्हे पर गर्म पानी की केतली रखे हुए थी। मैंने उसे तमिल जबान में पूछा कि साहब बीबी कहाँ है, आज अभी तक नहीं आए क्या? उसने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए आहिस्ता से कहा, साहब मुंह अंधेरे चले गए थे, एक जीप उन्हें आकर ले गई थी। मैडम कमरे में परेशान बैठी फोन कर रही है। भगवान कृपा करे तोपें भी चली थीं। तुमने आवाज सुनी थी ना? मैं खामोशी से अपने मामूल के काम में लग गया। सिर्फ इतना कहा कि भगवान जाने क्या बात हुई है। इतने में मैडम के बेडरूम का दरवाजा खुला और वो टेलीफोन सेट हाथ में लिए तार संभालती बाहर निकली। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात थे। टेलीफोन नाश्ते की मेज पर रखकर उसने तमिल नौकरानी से कहा कि बरामदे में जाकर सफाई करे। मुझे कहा, फाड़ीकर मेरे लिए कॉफी बनाओ। मैं जी मेम साहब कहकर कॉफी बनाने लगा। नौकरानी बाहर बरामदे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैडम किचन में आ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, पाकिस्तानी लड़की गायब हो गई है।